हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए ओलंपिक ट्रैकर। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स विद सतीश के सिंह। सतीश जी नमस्कार। टेलीविजन की दुनिया में जाना पहचाना चेहरा। आपको मालूम ही है कि अक्सर उनको बहुत सारी जो बहस होती है, डिबेट्स होती हैं, उन पर आपने देखा है। और कोई ज्यादा तारुफ की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, आज जिस रूप में वो सामने है, एक खिलाड़ी के रूप में, एक खिलाड़ी का मन उनके भीतर आज का नहीं, शुरुआत से, बचपन से है। खुद खिलाड़ी रहे हैं, एथलीट रहे हैं। और शायद खेलों से जितना प्यार सतीश के सिंह जी को है, शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को होगा। ओलंपिक की सीरीज करेंगे, टोक्यो ओलंपिक्स विद सतीश के सिंह। ये है सीरीज का नाम या श्रृंखला का नाम। सतीश जी स्वागत है बहुत बहुत इस श्रृंखला में। आपने कीमती वक्त निकाला और आप आए। अ, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले पहले एक छोटा सा हम एक टिप्पणी ले लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स आ गए और अब 23 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले कुछ स्लाइड्स हम आपको दिखाएं। पहले एक शुरुआती टिप्पणी लेते हैं श्री सतीश जी से। सतीश जी, टोक्यो ओलंपिक्स आ गए, आपके मन के अंदर बैठा हुआ खिलाड़ी क्या कह रहा है, जरा बताइए दर्शकों को। दो चीजें मेरे मन में। सबसे पहले मैं आपके साथ ये जो प्रारंभ कर रहा हूं, मुझे आपने एक मौका दिया है, मेरे दिल के दर्द को उभारा है और मैं बेतहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि काई आखिर कोई तो है जो हिंदुस्तान में ओलंपिक स्पोर्ट्स को लेकर सोचता है, दर्द है उसके अंदर और वो जिंदा जिंदा दिली दिखा रहा है। सबसे पहले बोरा साहब, मैं उस महान भारतीय का आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं जिसका नाम मिल्खा सिंह था। ये वही टोक्यो है, ये वही टोक्यो है जहां पर मिल्खा सिंह ने 200 मीटर की दौड़ में एशियन गेम्स में एशियन गेम्स में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराया था और वहीं से बहुत नाम हो गए। उस समय तक खालिक साहब फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया जाने जाते थे। जी ये ओलंपिक का शहर है 1964 का जी टोक्यो, जहां मैं मानता हूं कि अंतिम बार शक्तिशाली भारतीय हॉकी टीम ने अपने पूरे मजबूती के साथ, मैं 1980 को मॉस्को नहीं जोड़ता क्योंकि वो जी बायकॉटेड ओलंपिक्स था, जी तो जी 64 में भारत ने गोल्ड लिया था। और आज तक 64 के बाद हम आज भी गोल्ड के लिए तरस रहे हैं। तो उन महान भारतीयों को, मिल्खा सिंह को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उन खिलाड़ियों को जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे पूरी दुनिया का नेतृत्व इस वक्त अपने अपने देश के लिए कर रहे हैं। जब कोरोना में हम लोग अपने जीवन का संघर्ष कर रहे थे, सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो जी एक युवा जो खिलाड़ी होता है वो युवा ही होता है और जी तो हो नहीं सकता है। आप समझिए कि उन लोगों पर ये पिछले 2 साल लगभग कैसे गुजरे होंगे और अपने जान पर जोखिम उठाकर अपने ग्लोरी के लिए, अपने देश के लिए टोक्यो में अपना झंडा लेकर खड़े हैं। बिल्कुल आप सही कहा। समझिए इस चीज को, हम उन महान भारतीयों को, जो 120 लोगों का दल भारतीय टीम की तरफ से गया, जिसको रेड कारपेट सेंड ऑफ दिया गया, और मैं उस भारत सरकार का भी इस मामले में शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने रेड कारपेट दे करके टीम को विदा किया। और ये बहुत गर्व की बात है, दुख और दर्द की भी बात है। और शायद मैं ये समझता हूं कि इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक है, उससे शायद शायद भारत के लिए एक नए अध्याय का विश्व मानचित्र पर खेलों में प्रारंभ हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया में कोई आज तक बड़ा पावर नहीं हुआ अगर वो खेल का पावर नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक खिलाड़ी और खिलाड़ी की खुशी और खिलाड़ी का दर्द सतीश जी के चेहरे पे साफ झलकता है। और वो बचपन का सतीश के सिंह जी आज हमारे सामने आए हैं। इससे पहले कि हम थोड़ी सी शुरुआत करें, आपको ओलंपिक्स की और भारतीय पार्टिसिपेशन की एक छोटी सी हम एक झलक पेश करना चाहेंगे आपके सामने कुछ स्लाइड्स के द्वारा। दोस्तों, ओलंपिक के 5 रिंग,
इससे कौन वाकिफ नहीं है। ये अलग अलग हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये एथेंस ओलंपिक्स यानी कि जो खास तौर से ग्रीस में हुए थे पहले 1896 में, ये उसका एक दृश्य मैं अपनी स्लाइड थोड़ी सी नीचे करता हूं ताकि आप वर्ष को ढंग से देख पाए यहाँ पर। आपसे पूछना चाहूंगा सतीश जी, ये ग्रीस में एथेंस से ये यात्रा पुनः स्टार्ट हुई थी, आज के इसे मॉडर्न ओलंपिक्स कहते हैं। और उसके बाद ये मेला हमारा एक मानवता का मेला लगातार चला आ रहा है, बीच में थोड़ा वर्ल्ड वार के चक्कर में रुक गया था। ये ओलंपिक बड़ी एक महान चीज है खेलों की दुनिया का। दो शब्द उसके ऊपर ताकि उससे पहले हम अगली स्लाइड पर चले। देखिए बोहरा साहब, हम जानते हैं कि यूनान में पहले के समय में आदिकाल में कहें, शुरुआत में कहें, वहां पर खेलें हुआ करती थी। जी शायद इसीलिए एथेंस में इसकी शुरुआत हुई। और जी हम ये कह सकते हैं कि ओलंपिक में राइवलरी भी बहुत जबरदस्त हुआ, सुपर पावर्स के बीच भी राइवलरी हुई। जी हम अमेरिका और रूस का शोडाउन देखे हैं, हम अमेरिका और चीन का शोडाउन भी देखे हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो पूरे दुनिया के देश हैं, वो अगर जो एक आप जो आज के दुनिया में कहते हैं ना कि इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जी शायद जी इंटरनेट से पहले मैं तो यहाँ तक कहूंगा एक ओलंपिक ही एक बहुत ओलंपिक मूवमेंट ही एक सशक्त माध्यम था जी जिसने पूरे दुनिया को जोड़ा, चाहे श्वेत हो अश्वेत हो, इस कॉन्टिनेंट के हो उस कॉन्टिनेंट के हो। और हम लोगों ने देखा ओलंपिक इतिहास में कई ऐसे वाक्य देखे जो कि जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसका भी वहां पर मुजाहरा हुआ। जब अमरीकी विजेताओं ने मुट्ठी दिखाकर जी मेडल पोडियम से अपना ब्लैक पावर का एक इजहार किया था। जी हम ये भी जानते हैं कि जब हिटलर देखने आया था 1936 का ओलंपिक्स, तो जी उसने हमारे मेजर ध्यानचंद साहब के बारे में क्या कहा था जी और कैसे छोड़ के भाग गया था। हमने वो भी देखा कैसियस क्ले जूनियर का कहानी, जो जी कि बाद में मोहम्मद अली बना, जी उसकी जो मेडल फेंकने की कहानी है। ये जी देखा जो अफ्रीकन नेशन है वो जी आगे आया, दौड़ में आया और कैसे आया और क्या उसने जलवा दिखाया। तो ये सब था और सारे देश छोटे बड़े झंडे के बगैर, झंडे के साथ, भारत ने भी जब पहला बार पार्टिसिपेट किया था 1920 में, जी 1920 में आप समझिए कि एक भारत एज ए एंटिटी का जी पहला पदार्पण होता है। हालांकि 1900 में हम वो भारत के नाम से नहीं जाते थे खेलने। जी भारत में जी हम 1900 में हमने गए, नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 सिल्वर मेडल भी जीते थे। जी तो ये पूरी ओलंपिक की कहानी है। और जो कुबरतीन साहब जिसने उनको कहा जाता है जो फ्रांस के थे, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे युवाओं को, तमाम देशों को जोड़ दिया। और हमको लगता है इसी से इंस्पिरेशन करके जो एशियन गेम्स पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुई 1950 या 51 में, उसका भी जो एक इंस्पिरेशन था वहीं से आया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ये भारत का थोड़ी सी एक हिस्ट्री है। ओलंपिक गेम्स में भारत ने करीब करीब 8 बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है, एक बार सिल्वर, 2 बार वो खास तौर से देखा जाए तो ब्रॉन्ज मेडल भी है। वर्ल्ड कप के भी यहाँ है। और दर्शक मित्र हमारे कभी भी यूट्यूब के अंदर ये देखकर इन स्लाइड्स को कभी भी रिवर्स कर कर देख सकते हैं बहुत आराम से। ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, वहीं तक सीमित रखेंगे। और कुल मिला के अगर हम अपने हॉकी की अपीयरेंस को देखें, जो गोल्डन अपीयरेंस है वो 1928, 1932, 36, 48, 52, 56, 64, 80 की ये हमारी गोल्डन एक कहा जाए एक अचीवमेंट है। ये यहाँ पर जो गेम्स की एक छोटी सी एक स्लाइड दिखाई है। 1928 में एम्स्टर्डम था जहां हम फर्स्ट आए। 1932 में यूएसए लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन, 48 लंदन, 52 हेलसिंकी, 1956 मेलबर्न, 1960 रोम, 1964 टोक्यो और आखिर में 1980 का लास्ट गोल्ड जो हमारा आया था, जो सतीश जी ने आपको बताया। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत की गोल्डन जर्नी जो है हॉकी के अंदर वो 1928 से शुरू होती है। और उसमें करीब करीब 29 गोल टोटल हुए थे। ध्यानचंद जी ने 14 गोल इसमें लगाए थे। सतीश जी इसके बारे में कुछ बताइए। भारत की पहली गोल्डन जर्नी प्रारंभ होती है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम से। देखिए एम्स्टर्डम का जो ओलंपिक्स था
तो जी, मेजर ध्यानचंद, देखिए उस समय की जो हॉकी टीम थी बोरा साहब, इसके जी, बारे में दो चीजें कहना चाहता हूँ। जी, भारत में हॉकी वो लोग खेलते थे, अंग्रेज खिलाते थे, जो लोग बहुत नोबेल नहीं माने जाते थे। जी, वो निचले स्तर के, पिछले स्तर के, बीच के स्तर के लोग खेलते थे, और ऊंचे जी, लोग क्रिकेट खेलते थे, राजा महाराजा क्रिकेट खेलते थे। जी, एक चीज आप ये समझ लीजिए। जी, दूसरा कि जब मेजर ध्यानचंद वाली जो टीम थी, तो उसमें आप देखेंगे तो अधिकांश बहुत सारे मेम्बरान जो आपको अंग्रेज या बाहर वाले दिखेंगे, और जिसमें बहुत बाद में जब भारत का विभाजन हुआ, तो जी, भारत के विभाजन के साथ ही कुछ बहुत अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान जी। चले गए, और कुछ बहुत ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चले गए। ओह! उस स्थिति में जब ध्यानचंद आए, तो जिस तरह से उन्हें पूरे दुनिया में नाम कर दिया, एम्स्टर्डम में, और एम्स्टर्डम में हमने तो गोल्ड मेडल जीत लिया, और 1932 में अमेरिका की धरती पे, लॉस एंजलिस पे ये ध्यानचंद जी का 24-1 से अमेरिका को हराया था। ये ध्यानचंद जी जी, का फोटो, ये भी ध्यानचंद जी का एक फोटोग्राफ है। नमन उनको, भारत के असली सुपुत्र और रत्न। और ये 1932 आपका आता है लॉस एंजलिस ओलंपिक सर। और एक चीज और, उन्हीं के बेटे अशोक कुमार ने जो खेल दिखाया था 1975 में, 1975 में जो पहला वर्ल्ड कप हॉकी हुआ था कुआलालंपुर में, तो इन्हीं के सुपुत्र थे जी, अशोक कुमार, जी। जिनका जबरदस्त खेल के वजह से हम लोगों ने तो बाप बेटे ने जो भारत का नाम किया, तो हम 1975 में भी वर्ल्ड कप जीते थे। यहाँ पर लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हमारे ध्यानचंद जी के जो भाई थे, रूप सिंह जी, उन्होंने 10 गोल मारे थे एक मैच के अंदर। वो भी एक रिकॉर्ड है। और एक मैच में 24-1 से विक्ट्री है भारत की यूएसए के खिलाफ वहां पर। इसके बाद हम आते हैं बर्लिन ओलंपिक्स, 1936 की बात है। इसके बारे में सतीश जी ने कुछ कहा भी था कि हिटलर जो था वो छोड़ के चला गया था, और मेजर मेजर ध्यानचंद के बारे में कुछ बातें कही थी उसने वहां पर। कुछ वो बताइएगा जरा दर्शकों को। ध्यान जब ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के बारे में कहा जाता है कि हिटलर ने वो मैच देखने आया था, जी। और उसने, कहते हैं भारत ने जर्मनी को भी हराया था, जर्मनी को ही हराया था। 8-1 से हराया था। हाँ, तो हराया जब था, तो कहते हैं कि ध्यानचंद ने को हिटलर ने ये एक प्रस्ताव दिया कि आप हमारे देश की नागरिकता ले लीजिए, हमारे यहाँ आ जाइए। जी, ये कितनी बड़ी बात थी, आप समझिए कि हिटलर उस समय दुनिया का नंबर 1 आदमी था, जी, जी, हिटलर। जी, और कहते हैं कि अपने स्टिक के जादू से जी, ध्यानचंद ने, एक अकेले व्यक्ति ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली तानाशाह को जीत लिया, और जी। उसके नतमस्तक होकर मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता देने की उसने पेशकश की थी। बिल्कुल, ये है बिल्कुल, पूरी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। और 36 के बाद जब हम जीते, ये तो उसके बाद तो 48 की 40 बात में आती है। ओलंपिक हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। 40 में हम गए, 44 में भी नहीं हुआ था, 48 में हुआ। और यहाँ पर भारत ने 40 में फिर ये लंदन में लंदन में हुआ, जो हुआ। इंडिया ने वहां पर जीता, ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराकर फाइनल में। और यहीं पर बलबीर सिंह सीनियर का उदय होता है। सर, कोई मेमोरी आपके जहन में है? बलबीर सिंह सीनियर जादुई खिलाड़ी होते थे, सुना है वो। देखिए, 2 बलवीर सिंह हुए, और जादुई थे ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जिस तरह से लंदन को हमने डोमिनेट किया था, तो आप ये समझिए कि पूरे दुनिया में डंका, आप सोचिए ना, आप सोचिए इस चीज को बोरा साहब, पूरे दर्शकों को जानना चाहिए कि भारत ने कुल ओलंपिक इतिहास में कुल मिला के 28 मेडल जीते हैं, जी, कुल मिला के 28 मेडल जीते हैं। और हॉकी के 8 गोल्ड को छोड़ दीजिए, 8 गोल्ड, और एक 2 सिल्वर है, एक ब्रोंज है शायद, एक मतलब सिल्वर, इसमें दो, थोड़ा एक मैं सिल्वर, दो मिस कर ब्रॉन्ज। रहा। जी, जी, हाँ, तो वो आप सोचिए कि कैसा वो स्वर्णिम काल था। तो जी, जिस तरह से बलवीर सिंह जूनियर और सीनियर, बाद में जूनियर, दोनों ने जिस तरह से स्टिक नचाया था, तो आप समझिए ना, इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड को इस तरह से बुरी तरह से परास्त करना, वो भी आजादी मिलने के कुछ ही बिल्कुल, समय में, तो आप बिल्कुल, कितना बड़ा कीर्तिमान था, कितना बड़ा झंडा फहरा था। और बिल्कुल। जैसा मैंने आपसे कहा कि टीम गोल्ड तो 8 बार मिला, और 3 बार और छोटे मेडल मिले,
उसके बाद इंडिविजुअल मेडल में हम देखे थे कितने बचते हैं, आप देख लीजिए 15-16 बच खत्म। ये है लेकिन हमारा ओलंपिक इतिहास। जी, थोड़ा-सा आते हैं पहले हेलसिंकी 1952 के अंदर हुआ, ये फिनलैंड में हुआ था और यहाँ भी बलबीर सिंह जी सीनियर ने 9 गोल किए 3 मैचेस के अंदर और आखिरकार नीदरलैंड को फाइनल में हराकर हम वहाँ पर हॉकी का गोल्ड जीते वहाँ पर। हेलसिंकी में ठंड जी बहुत थी और ये अपने आप में कहा जाए तो उस ठंड से जूझना भी बहुत बड़ी बात थी भारतीय टीम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक रिकॉर्ड और आता है हेलसिंकी के अंदर, वो आता है हमारा खास तौर से केडी जाधव का। इसको भी हमें नहीं भूलना है क्योंकि ये भारत के पहले ऐसे रेसलर थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो भी मेंस बैंटम वेट के अंदर। सतीश जी, बहुत बड़ी बात थी 1952 में ठंड से जूझते हुए, खास तौर से जाधव साहब, वो तो महाराष्ट्र से थे और यहाँ तो टेम्परेचर आपको पता है कि ज्यादा करके वही 32, 34, 35, 36 रहता है और वहां से निकल के एक्सट्रीम ठंड की कंडीशन में जाके, और उन दिनों तो कोई बहुत मॉडर्न आपके पास कपड़े वगैरह भी नहीं होते थे, जूते वगैरह भी नहीं होते थे, तो बड़ी मुश्किल कंडीशन में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वहां पर। कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए फिनलैंड जो है वहाँ कुश्ती भी लड़ा जाता था, वो एमिल जाटोपेक के नाम से 1952 का ओलंपिक जाया जाता है और जी एमिल जाटोपेक और या पावो नुर्मी के नाम से फिनलैंड। जी जी वो तो दोनों धावक थे। लेकिन फिनलैंड में उन कठिन परिस्थितियों में केडी जाधव का भारत के लिए, वो समझिए आपसे, देखिए ऐसे इसका हम महिमा मंडित करें और क्यों ना करें कि आजाद भारत के वो पहले ये आजाद भारतीय थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोई एक मेडल जीता भारत के लिए, ये केडी जाधव। ये जाधव साहब का जी हाँ, फोटोग्राफ। जी हाँ। हाँ। और केडी जाधव ने जो ये मेडल जीता बैंटमवेट कैटेगरी में रेसलिंग में, उसके बाद सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जी अकाल पड़ गया। उसके बाद सालों, कितने साल हो गए, हमको लगता है कि करीब आप जोड़ लीजिए, मुझे तो लगता है कि मुझे फिर लगता है 1996 में लिएंडर पेस ने ही जीता एक मेडल बिल्कुल और लिएंडर बिल्कुल बिल्कुल। पेस ने टेनिस में जीता और बीच में एक आध छूट गया तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो मैच मैंने देखा था और उस जी तो आप समझिए कि क्या हमारी ओलंपिक इतिहास है का, हॉकी को छोड़ बिल्कुल दिया जाए बिल्कुल तो हमारी बिल्कुल। सिर्फ दुर्गति ही दुर्गति हो गई कि 1952 में एक मेडल इंडिविजुअल मिला और उसके बाद इतने बड़े देश को इतने सालों तक कोई मेडल ही नहीं मिला, बिल्कुल कोई सही मेडल कहा। ही नहीं मिला। जी। और हमने और तो मैच 1996 में देखा था बोरा साहब, जिसमें लिएंडर पेस लिएंडर का। पेस उस पूरे टूर्नामेंट में लगभग उन्होंने वहां के उस दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे उस समय आंद्रे अगासी, जी उनको जी जी। लगभग हरा दिया। बिल्कुल वो मैच बिल्कुल देखा था मैंने, लेकिन बिल्कुल हार गए बिल्कुल। थे। और फिर 56 का ओलंपिक आता है मेलबर्न का और वहां भी भारत जीता, वहां भी बलबीर सिंह सीनियर फ्रैक्चर हैंड के साथ जाके पाकिस्तान को 1-0 से हटाकर, और यहां से भारत और पाकिस्तान की राइवलरी भी प्रारंभ होती है देखा जाए तो। और लेकिन इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया था। 1960 पहला ऐसा दौर आता है जब भारत और पाकिस्तान की राइवलरी में एक नया मोड़ आता है। सर, इस मोड़ में पाकिस्तान ने विक्ट्री पाई और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया एक हॉकी की शक्ति के रूप में। कोई दो शब्द इसके बारे में? देखिए आप एक चीज देखिए, आप आजादी से पहले के भारतीय हॉकी टीम को देखिए, किन किन राजा रजवाड़ों ने हॉकी को बढ़ाया हिंदुस्तान। जी उसमें एक भोपाल भी था जी और भोपाल भी था। और अगर आप देखिए तो जो खिलाड़ी थे, मतलब आजादी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आजादी जब मिली तो भारतीय हॉकी टीम कमजोर हुई। भारत में जो हॉकी के खिलाड़ी मुख्यतः आते थे, मुख्यतः उस वक्त वो पंजाब से आते थे, जी मुख्यतः पंजाब, ये हुआ पंजाब, फिर इधर आपका उत्तर प्रदेश और ये भोपाल, ये 3 जगह थे। तो जो जी टीम का जो बंटवारा हुआ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर चले गए पाकिस्तान, और वो राइवलरी वहीं से बढ़ रही थी, आप जी वहीं से शुरू हो गई थी, जिसका जी पटाक्षेप आप कहिए तो रोम में हो गया। बिल्कुल और सही। रोम में हो गया और हम आप बाकी तो हिस्ट्री है, सब लोग जानते ही हैं, बिल्कुल। तो हम उसको कह नहीं सकते, कहने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हमने 1964 इसी ओलंपिक टोक्यो, जहां अभी होगा ओलंपिक्स परसों तरसों से,
तो वहां पे हमने फिर वो ग्लोरी प्राप्त कर ली, जहां हम 64 में फिर गोल्ड जीत गए। इससे और यहीं से एक ग्लोरी पहले से शुरू होती है सरदार मिल्खा सिंह जी की, और जिन्होंने भारत के लिए एक इतिहास रचा। उनके जीवन पर फिल्म बनी। बस वो एक सेकंड के पता नहीं कुछ 10वें या 100वें हिस्से से एक मेडल लेते हुए चूक गए। वो भी एक इतिहास है, कभी याद तो हमेशा ही रखा जाएगा खैर वो। लेकिन मिल्खा सिंह अपने आप में शायद भारत में खेलों के एक ऐसे प्रतीक बने जो हमेशा हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। कोई दो शब्द नमन तो उनको हमारा है, चले गए हमें छोड़कर वो, लेकिन ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और जन्नत में जगह दे, हमारी दुआएं हैं। दो शब्द इस महान व्यक्ति के बारे देखिए, मैं मिल्खा सिंह के बारे में तो फिल्में भी बन चुकी, हम फिल्म बनाते हैं लेकिन अपने हीरो को पहचानते नहीं। बहुत दुख की बात है। मैरी कॉम पे भी फिल्म बन गया, मिल्खा जी के ऊपर भी फिल्म बन गया, फिल्में तो बन जाती हैं, लेकिन जो उसकी मिल्खा सिंह के जीवन का फिल्म है, मेरे ख्याल से मिल्खा सिंह साहब भारत रत्न के हकदार थे। जी सही कहा हाँ, आपने, भारत सही कहा। रत्न के हकदार थे, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हो, वर्ल्ड जी, रिकॉर्ड तोड़ा हो, बिल्कुल। कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया हो। जी, आपको जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब ने फ्लाइंग सिख का खिताब फ्लाइंग दिया सिख का हो, खिताब दिया। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के हीरो खालिक को उन्होंने हराया हो, जी, और जिसने पूरे दुनिया में डंका बजाया हो, उस आदमी के बारे में आप क्या कहेंगे? अरे भाई देखिए, मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक ऐसे खेल में उन्होंने भारत का झंडा गाड़ा, एथलेटिक्स में, जिसको दुनिया का हर देश खेलता है, बिल्कुल, और उसमें इतनी जबरदस्त स्पर्धा होती है, बहुत बड़े लेवल पे होती है, 0.001 सेकंड का फासला होता है। उसमें अगर उस दौर में आजादी के ठीक बाद अगर कोई भारत का एक धावक पूरे दुनिया में के लेवल का एक एथलीट खड़ा हुआ हो, जिसने कितने समस्याएं जीवन में देखी, और वो कमिटमेंट उस व्यक्ति का इतना था, तो उसके बारे में उससे तो इंस्पिरेशन ले करके हमको भारत को उस वक्त मतलब मैं कहता हूं कि जो ओलंपिक खेल हैं, उसमें के लिए तो एक पूरा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर चलना चाहिए था, जो कि बहुत दुख का विषय है कि वो हुआ नहीं। तो मिल्खा सिंह का स्थान तो मैं मानता हूं कि अभी भी पूरी दुनिया जो है, खेल की दुनिया है, वो भारत को मिल्खा सिंह के नाम से ही जानती है। बिल्कुल, आप उसमें बिल्कुल, पीटी बिल्कुल, उषा को बाद में थोड़ा जोड़ सकते हैं, लेकिन मिल्खा सिंह ने जो मुकाम हासिल किया कि फोर्थ आते हुए थोड़ी सी उनसे बेवकूफी हो जाता है। आ, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति जो मेडल नहीं ले पाया हो, उसका इतना नाम हो गया हो, आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े स्तर का खिलाड़ी था, और बिल्कुल, फुल फोर्स में पूरी दुनिया उस वक्त खेलती थी। इस चीज को ध्यान रखें। बिल्कुल, फुटबॉल ने बिल्कुल, जहां बिल्कुल, ओलंपिक स्पोर्ट्स को थोड़ा डाउन किया, वहां क्रिकेट ने भारत में ओलंपिक स्पोर्ट्स को बहुत डाउन कर दिया। बिल्कुल तो सही वो कहा। मिल्खा सिंह जो चाहते थे कि उनके जीते जी कोई मेडल जीत के लाए, गोल्ड मेडल जीत के लाए ओलंपिक में, ये तो हो ना सका। कोई एथलीट को चाहते थे, ये हो नहीं सका। शायद ये मौका है टोक्यो का कि कहीं कुछ हो जाए, लेकिन एथलेटिक्स में तो कुछ नहीं होगा। तो यही एथलेटिक्स अभी में कुछ नहीं होगा, बाकी खेलों में। बिल्कुल। तो फिर टोक्यो 1964 और 1964 के टोक्यो से अब 2021 के टोक्यो पे हम आ गए, क्योंकि यहाँ पर ही भारत ने लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता था और पाकिस्तान को ही, अपने राइवल को 1-0 से हराया था। और इस टोक्यो से निकलकर 1964 के अब हम आते हैं 2021 के टोक्यो के ऊपर। थोड़ा सा ये तो इतिहास हो गया। कुछ और सतीश जी इतिहास के बारे में आप जोड़ना चाहें तो जरूर जोड़ सकते हैं, बाकी खेलों के बारे में, या कोई भी आपकी उस पर टिप्पणी आप करना चाहें, इससे पहले कि हम इस आने वाले ओलंपिक से ऊपर चले। देखिए, आपने बहुत वास्ट सब्जेक्ट पूछ दिया। आप अगर हमसे बात करें तो मैं आपको 5-7 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, लेकिन आपने सवाल इससे ऐसे पूछ दिया। हम छोटे से में क्या कहें, छोटे से में हम याद करेंगे
बड़े बड़े एथलीट का नाम याद करेंगे। हम जो बास्केटबॉल की राइवलरी होती थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, वो हम एक एक पॉइंट से भी अगर हो जाए तो लगता था कि सुपर पावर नेस्त नाबूद हो गया, इस तरह की राइवलरी थी। एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स का जहां तक सवाल है, तो आप एथलेटिक्स में एक से एक बड़े बड़े मतलब महानतम एथलीट अब क्या है कि अब आपको कार्ल लुइस, हुसैन बोल्ट, ऐसे ऐसे नाम आपको लेने पड़ेंगे। उस समय भी 1936 के ओलंपिक में जेसी ओवेंस थे, जिन्होंने आप समझिए कि अकेले पूरी दुनिया को हिला दिया था। ऐसे 1 लाख कहानियां होंगी, लेकिन मोटे तौर पर जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ओलंपिक का इतिहास है, आप जानते होंगे कि जो 1956 का एक और वाकया है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी 1956 के ओलंपिक में भारत की फुटबॉल टीम, वो समझिए कि वहां पर फुटबॉल तिलांजलि दे दी गई भारत की तरफ से। जी कहते हैं नंगे पैर भी, कितने बूट्स नहीं थे, कुछ थे। भारत वहां सेमीफाइनल पे था। जी इस चीज को हम जान लीजिए। बिल्कुल फुटबॉल में, मैं कह रहा हूं फिर बिल्कुल। से, फुटबॉल में जहां जी आज भारत 200 की दुनिया 200 नंबर पे भी आता है कि नहीं पूरी दुनिया में, कह नहीं सकते कॉन्फिडेंस से कि जी आप बिल्कुल 200 नंबर के देश भी हैं कि नहीं फुटबॉल में। लेकिन उस समय जो लोग थे, वो पता नहीं किस तरह से मतलब उनका जो कमिटमेंट था 1956 में, कोई फुटबॉल कमजोर थोड़ी था पूरी दुनिया में, उस समय भी उतना ही मजबूत, बिल्कुल उस समय उस बिल्कुल जगह बिल्कुल। पे पहुंचे। तो जी ये कुछ चीजें हैं ओलंपिक इतिहास की, जिसमें आप हम 85 चीज, आप खेल टू खेल पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। ऐसे आप अगर कहेंगे तो फिर हमको इसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा। लेकिन हमने ये देखा है कि मैंने आंखों से, अपने आंखों से मैं 1980 मॉस्को ओलंपिक, जो कि बॉयकॉटेड ओलंपिक्स था, 84 जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स था, जिसमें वो भी बॉयकॉटेड था, जिसमें हमारी पीटी उषा फोर्थ आई थी, उस मैच उस दौड़ को मैंने देखा था, उस दौड़ को मैंने टीवी पर देखा था। और 88 में सियोल ओलंपिक जब हुआ, जब वो अपने बेन जॉनसन स्टेरॉइड के चक्कर में पकड़े गए, जो उन्होंने स्टेरॉइड ले लिया था, कनाडा के थे बेन जी जॉनसन, जी वो जी उस खास वो। और उसी समय हम क्या क्या नाम उनका, 84 से ही फ्लोरेंस जॉयनर ग्रिफिथ जो जी अमेरिका की थी, उनका बहुत नाम हुआ। कार्ल लुइस का और डंका बजा, 84 में बजा, लेकिन 88 में बेन जॉनसन ने उसको धूमिल कर दिया। 92 का बार्सिलोना ओलंपिक्स था। बार्सिलोना ओलंपिक्स में हमारी हॉकी टीम से बड़ी उम्मीद थी बोरा साहब। हम जी टोटल हॉकी, और मेरे ख्याल से बालकिशन सिंह कोच थे, जी लेकिन हम उसमें भी हार। फिर जी 92 के बाद आया 96 का अटलांटा ओलंपिक्स। अटलांटा ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम को, वो मैच हमने देखे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन भी देख रहे, तो हम स्टेडियम में होके, और हमारे जो बेचारे अभी भी दुख में होते होंगे, अब तो मोहम्मद शाहिद नहीं रहे, ये अपने जफर इकबाल वगैरह ने खुला माउथ गोल्ड का छोड़ दिया था। मतलब किसी टीम से मैच था, तो अब वो सारी चीजें याद हैं। फिर हम अब देखिए, अब आप एक से एक जॉनी चलिए वेस मुलर कोई का बात नाम नहीं। आता है, फिर हाँ मार्क स्पिट्स का आता है, कोर्नेलिया एंडर का नाम आता है। फिर हम माइकल फेल्प्स को तो हम लोग हाल हाल में देखे हैं। एक से एक मैट बियोंडी थे, बहुत अच्छे तैराक थे अमेरिका के। ये सब अपने अपने ओलंपिक में धूम मचा कर रखते थे। अब जिम्नास्टिक बिल्कुल पर चलिएगा तो उसकी अलग ही कहानी है, बिल्कुल और बिल्कुल उसमें हम बिल्कुल। आपको ओल्गा कोरबुट और नाडिया कोमेनिच, और अभी जो मैली रिलाउ रेटन का कहानी बता सकते हैं। और फिर अभी जो अमेरिका की वो लड़की है बाइल्स, उसने जी तो एकदम सारे इतिहास को रीराइट धमाका करके रख किया दिया। हुआ है, तो धमाका ये किया कहा। हुआ है। तो हम्म, बहुत अच्छी कहानियां तो बहुत हैं। लेकिन अ, आते हैं टोक्यो ओलंपिक्स अब वापस 2021 के जी टोक्यो ओलंपिक्स में, ना कि 1964 के। यादों से निकलकर जी थोड़ी अब एग्जिस्टिंग जमीन पर आकर अब इस जी ओलंपिक में भारत, हालांकि 125 के करीब प्लेयर्स हैं, अच्छी तैयारी करके गए हैं, लेकिन एक ऐसे माहौल में गए हैं जहां पर
कोरोना का डर है, फिटनेस में प्रॉब्लम्स आ सकती थी, बाहर नहीं निकल सकते थे, प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे। इतने सारे कॉन्स्टेंट में वहां जाना। टोक्यो के बारे में बात करते हैं कि भारतीय स्क्वाड, इसकी संभावनाएं और क्या हो सकता है उसके बारे में, सतीश जी। देखिए, टोक्यो निश्चित रूप से बोहरा साहब, हम लंदन में 2012 में 6 मेडल जीते थे। 6 जी मेडल, साइना नेहवाल थी, ये अपनी मैरी कॉम थी, फिर अपने संजीव राजपूत ने 2 मेडल लिए थे, सुशील कुमार ने मेडल लिए थे, और मेरा ख्याल है कि उसमें उसमें विजेंदर सिंह को भी 1 मेडल मिला था। जी सुशील कुमार जो अभी जेल में है। जी तो उसमें हमें 6 मेडल मिले थे। जी तो उससे उम्मीद जगी थी कि रियो 2016 में भारत ज्यादा अच्छा करेगा, लेकिन जी वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। सबसे अच्छी चीज क्या हुई कि हम बैडमिंटन में पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन के साथ जो स्पेन की थी, खेलते हुए थोड़ा सा हल्का नर्वस हुई, लेकिन सिल्वर मेडल मिला, और साक्षी मलिक को एक रेसलिंग में मेडल मिला, और एक कोई मेडल और था, और जो अभी तात्कालिक रूप से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो उम्मीद थी कि रियो में हम 6 को बेटर करेंगे, नहीं हो पाया। नहीं हो रियो में, पाया। जो कि लैटिन अमेरिका में हुआ। जी अब क्या है कि 2021 में, जो कि ये ओलंपिक तो पिछले ही साल होना था, लेकिन हम लोग सभी जान रहे हैं, हम लोग सांस के लिए पूरी दुनिया जूझ रही है, और बड़ी कठिन परिस्थितियों में टोक्यो में बिना दर्शकों के खेल होंगे अभी भी। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि इस बार, और ये डंके की चोट पर आप कहिए, आपका चैनल कहे, हम कहे, और हर भारतीय को विश्वास दिलाएं कि इस बार भारत अपने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल ला करके हमारे खिलाड़ी झंडा फहराएंगे, ये हम कह सकते। अब आप आमीन। पूछेंगे, ये आप पूछेंगे कैसे, तो वो आज के शो का मेन जो है, यही रखिए। बाकी हम खेल टू खेल चलेंगे, क्योंकि हम और आप तो अब डेली बात करेंगे। जी जी देखिए बताइए, क्या है, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, देखिए बताइए। देखिए प्रोस्पेक्ट में पूरा बता देता हूं मैं। सबसे ज्यादा जो उम्मीद है शूटिंग में, और शूटिंग में। ये एक व्यक्ति, वो आपसे जो बोल रहा है, वो पूरा जीवन अपना आधा से ज्यादा लगाया है खेलों के बारे में पढ़ने में और जी मुझे खेलने में मालूम भी। है। जी तो वो बोल रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि आप सब नाम याद रख लीजिए कि सौरभ चौधरी, मन्नू भाकर, एलियना बेल, और एक नाम और है दिव्यांश सिंह पवार जी पवार। जी ये जी सब ऐसे छोटे छोटे शूटर हैं, भारत के निशानेबाज हैं, जिसमें वो चारों के चार गोल्ड लेके आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं। तो भाई, अगर मान लीजिए कि लॉ ऑफ एवरेज से भी लेके रखें, तो आपको मेडल तो मिलेंगे ही, है कि जी। नहीं। और ऐसे कम से कम शूटिंग कंटिंजेंट में 2 3 4 को छोड़ दीजिए, तो सारे लोग मेडल के मेरे पास लिस्ट है इसकी। दावेदार। 14 हाँ लोग हैं सतीश जी। अंजुम हाँ मौदगिल, अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पवार, जी दीपक कुमार, तेजस्विनी सावंत, संजीव राजपूत, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, मनु भाकर, जिसका नाम लिया आपने, यशस्विनी देसवाल, सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा, राही सारनोबत, चिंकी यादव और अंगद वीर सिंह के नाम मेरे पास है। ये जी भारत का स्क्वाड है। जी। तो इस किट में आप छोड़ दीजिए, तो बाकी हमें लगता है, जो अंगद सिंह वाला नाम आप ले रहे थे, उसको छोड़ दीजिए, तो हम कहीं भी मेडल, कोई भी मेडल जीत सकते हैं, चाहे इंडिविजुअल में, चाहे मिक्स्ड में, या टीम इवेंट में। हम कहीं भी गोल्ड मेडल तक जीत सकते हैं। तो इतनी बड़ी दावेदारी जो अभिनव बिंद्रा से शुरू हुई थी जी 2008 में, जी उसमें उसको वो शूट भी देखा था मैंने। जी वो देखा था, और उस समय उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टीवी पे ही देखते थे, अब जाके तो नहीं देखे थे। जी तो और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह भी वहां पे थे, शूटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, और मंत्री भी थे, पहले रहे थे, अब नहीं है इस दुनिया में। उनकी बेटी भी भारत को मेडल दिला के लाई है, और जो आजकल एमएलए हो गई है ना। तो जी वो हमने देखा था वो, और उसमें जिस तरह से अभिनव बिंद्रा ने एक रेवोल्यूशन ला दिया देश का। ऐसा नहीं है कि पहले भी हमारे शूटर अच्छे हुए हैं, राजा करनी सिंह, रणधीर सिंह, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे पहले भी थे। लेकिन जी वर्ल्ड लेवल पर जो चाइल्ड प्रोडिजीज आए, जी उन्होंने ना पूरा दुनिया का एकदम से, मतलब मानचित्र बदल दिया है
शूटिंग में ऐसा लगता है कि अर्जुन की बात सुनी ना, एक लड़के ने दिव्यांग से पूछा गया या सौरभ चौधरी से पूछा गया तो बोला कि जी देखो ऐसा है कि हम तो बस सिर्फ अर्जुन की बात जानते हैं, मैं निशाना लगाऊंगा। और तो जिस उस वो बात अगर वो इतने प्रेरित हैं, उतने उत्साहित हैं और इतने कमिटेड हैं, तो मैं मानता हूं कि शूटिंग से मेरे अनुमान में कम से कम 4 या 5 मेडल तो पक्के हैं, 4 या 5 बहुत मेडल खूब। निश्चित। तो तो ये 4-5 तिरंगा लहराएगा। जब वेस्ट इंडिया का 6 रहा है तो शूटिंग ही कर देगा काम, तो मैंने शूटिंग कहा से ना, ही मेडल आ जाएंगे। अब आप तिरंगा आगे चलिए तो मैं और तिरंगा बताऊं आपको, अगर शुरुआत करते हैं जो आर्चरी खास से, 4 प्लेयर हैं। तौर से तीर पिस्टल और एयर राइफल में छोटे पोजीशन पे हमको बहुत ज्यादा मेडल की उम्मीद है। चलिए ठीक है, निशानेबाजी से जाते हैं दूसरी निशानेबाजी में। भारत 18 खेलों में भाग ले रहा है ओलंपिक्स में, और उसमें पहला खेल है आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। भारत कभी इसमें कोई मेडल नहीं जीत पाया है, लेकिन दीपिका कुमारी, प्रवीण जाधव, अतानु दास और तरुणदीप राय की 4 प्लेयर जो हैं, ये एक अच्छे प्रोस्पेक्ट इस बार हो सकते हैं। सारे के सारे मैच्योर हैं और काफी एक्सपीरियंस है इनके पास। शायद इस बार वो भूल ना करें जो पिछले ओलंपिक्स में करेंगे। क्या सतीश जी, क्या कहना है आपको? देखिए मुझे एक गट फीलिंग आती है कि इस बार आर्चरी में एक एक या एक मेडल आ सकता है, एक या दो मेडल आ जी, सकता है। और मुझे मुझे उम्मीद है उस लड़की से जो दीपिका झारखंड कुमारी, की दीपिका दीपिका कुमारी कुमारी। है, और उसके हस्बैंड भी, वो भी टीम में है। जी, तो दीपिका कुमारी से है उम्मीद रिकर्व में। मुझे लगता है कि बेचारी वो लड़की थोड़ा सा क्या कहते हैं, अनफॉर्चुनेट रही है कि अभी तक उसको मेडल उस नहीं में मिला नहीं है, मिला है। ओलंपिक में नहीं हालांकि मिला वर्ल्ड है। लेवल पर वो कितने मेडल जीती, वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 रही है। लेकिन एक गरीब बाप की बेटी, जिसके बाप ऑटो चलाते थे और उसने इतना बड़ा नाम किया दीपिका ने, और वो भी झारखंड जैसे प्रदेश में, आप सोचे गांव में कैसे, खरसवान में उसकी ट्रेनिंग हुई थी, फिर जी, जमशेदपुर है, जो भी है वो जी, सब कहानी तो बात की चीज है। वो तो हमको लगता है कि दीपिका एक या दो मेडल इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टीम इवेंट में विमेन में जी। हो सकता है कि दे दे, क्योंकि जो मुकाबला होगा वो कहाँ से होगा देखिए, मुकाबला होगा कोरिया से, मुकाबला हाँ, चाइना से चाइना होगा। से, कोरिया से। और हाँ, और ये खास बात होती है आर्चरी में, मतलब तीरंदाजी में बोरा साहब, कि हवा कहाँ से कितने किस वक्त चल गई आपका, आप कमान एरो लेके हैं, अचानक एक पल भर भी नहीं, कुछ नहीं, हल्का हवा इधर से उधर हो गई, आपका मामला गड़बड़ा आपका गया। मामला तो ये गड़बड़ हो गया। उसमें जब तक शूटिंग में और आर्चरी में जब तक अंतिम बार वो 9 में लगा कि 10 में लगा, तो जो 10 में जा रहा था वो थोड़ी सी हवा हो गई तो वो 8 में या 7 में चला जाए, बिल्कुल, 6 में चला बिल्कुल। जाए, जो अब ऐसे आते आप हैं, देखते हैं ना। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आते हैं एथलेटिक्स। भारत के 18 एथलीट हैं उसमें। कोई ऐसा एथलीट जिससे कोई उम्मीद की जा सकती है? शायद नीरज चोपड़ा, मुझे लगता है जेवलिन के अंदर कुछ एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं। देखिए 2016 में अगर जिस समय नीरज चोपड़ा का विश्व मानचित्र पर उदय हुआ, जी, उसने यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नीरज जी, चोपड़ा। जी, यूथ ओलंपिक्स में नहीं, यूथ गेम्स में या यूनिवर्सिटी गेम्स में जो भी जी, था। उस समय एंट्री नहीं मिल पाई थी क्योंकि उस समय एंट्री का टाइम खत्म हो चुका। तो जी, उसमें जो जितना वो अपना जैवलिन फेंकता था नीरज उस वक्त, अगर वो रियो ओलंपिक में भाग लेता तो उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाते उसी समय, जब जब का उदय हुआ था। इस बार अब मैं कहूंगा ट्रेनिंग कैसी रही है। 3 बार कोच बदला है, यूवे हॉर्न थे, कैल्वर्ट थे, और अभी एक हैं और उनका नाम बर्तीनीज जिनको बोलते हैं, वो कोच हैं। अगर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया, अगर थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया, क्योंकि जर्मनी के वेटर जी, और उधर अमेरिका के या कहीं और के वालकॉट हैं, और एक आध दो और आपको देखिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्री से और उधर जर्मनी से आ जाते हैं का एक थ्रोअर्स, जेवलिन जी, थ्रोअर्स और आप भाला फेंक, ये सब में उनके अच्छे रहते हैं। तो अगर
थोड़ी सी किस्मत रही, थोड़ी सी, बस थोड़ी सी, तो मैं एक ब्रोंज की उम्मीद कर सकता हूँ। क्योंकि आप देखिए बाकी तो वेटर और नीरज में बहुत दूर का फासला है। इसका जी, बेस्ट है 88 दशमलव कुछ मीटर, जी, और वेटर का, कार्लोस वेटर क्या नाम है उनका, उसका है 93। हाल में उसने 93 मीटर हाँ, फेंकी। बहुत फर्क है, वो 5 मीटर तक इसलिए का हम फर्क कहते है। हैं कि जो, हाँ, रियलिस्टिक बात है ये है कि उस दिन क्या होता है, ऑन द डे परफॉर्मेंस की बात होती है। तो अगर थोड़ा सा किस्मत साथ दे दे तो शायद हमें एक ब्रोंज मिल जाए, शायद। लेकिन बिल्कुल, हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि टॉप 8 में तो आएगा ही वो, और वो चौथे, पांचवें, छठे, अब कितने स्थान पे रहता है, या फिर टॉप 3 में ही रहता है, ये एक देखने लायक बात होगी। ये क्योंकि बात सही कहा, ये हाँ, बात सही कि कही। नई बाकी बात टेक्निक जो बताई जा रही है जेवलिन में, बोहरा साहब, ये जानना जरूरी है कि अगर आपने पूरे बॉडी को मिसाइल बना दिया, मिसाइल, उस टेक्निक से अगर आपने जेवलिन फेंका जो 800 ग्राम का होता है, कि आप ही अपने आप को फेंक रहे हो, और आपने 45 डिग्री पर अगर आपने जेवलिन को किया, तो फिर आप कब कितना फेंक दें कह नहीं सकते, क्योंकि अगर बिल्कुल, 45 से 48 और 50 भी हुआ डिग्री, तो फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। लेकिन एक पड़ जाए 45 पर, और आपका बॉडी ऐसे आते हुए, और ये झुक के मारता है, ये नहीं है कि आप देखिएगा कि ये फिर अपना जैवलिन फेंकते हुए जमीन पे गिर जाता है, उसमें डर भी रहता है कि थ्रो अपने लाइन से बाहर ना निकल जाए। लेकिन वो टेक्निक तो हमने देखा है, कम से कम 50 थ्रो देखे हैं मैंने नीरज के, और देखता रहता हूँ वीडियो भी। वो एक बात है किस्मत की, इसलिए मैंने कहा कि क्या पता कि उसने कुछ एक दिन लगाए और निकल जाए, क्योंकि आपने देखा था एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ में उसने किस तरह से फेंका था, हमने देखा बिल्कुल, था, वो तो लाइव ही बिल्कुल, देखा था। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जो जीता वो सिकंदर अल्टीमेटली। जिस दिन हाँ, जिसका वही है। क्या कहते हैं, बाकी किस्मत की बात एथलेटिक्स है। में कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, बाकी तो एथलेटिक्स एथलेटिक्स में में पोजीशन की है। हाँ, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद एज सच है। हम एक खिलाड़ी पे थोड़ा सा हम नजर डालना चाहेंगे, उसका जिक्र भी करना चाहेंगे। जी, वो है दुती चंद। दुती चंद, हाँ, वुमेन्स दुती 100 मीटर, चंद 200 का मीटर में। टाइम दोनों में है। तो द्युति चंद जो है, वो एक बहुत ही मोटिवेटेड धावक है, मोटिवेटेड धावक है। क्वालिफाई करके आई है, अभी अभी क्वालिफाई की। तो द्युति चंद से अगर आप ऐसे कहेंगे कि टाइमिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से पूरी दुनिया में कहाँ ठहरती है, तो शायद नहीं ठहरती। लेकिन उसमें जो मोटिवेशन है, वो क्या किस दिन क्या कर देगी, ये मुझे एक थोड़ा सा उम्मीद देता है। उसका मेरे ख्याल से सेमीफाइनल तक ही पहुंचना बहुत बड़ी चीज होगी, और फाइनल में पहुंच गई तो आप समझ लीजिए कि चमत्कार मतलब है। हाँ, सब लोग पूरे देश में डंका बजाने लगे कि हमारे देश की एक दुर्गति ये है कि जब हमारा हीरो हो जाता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं। हम हीरो बनाने में और हीरो का मान मर्दन करने में सिर्फ नेताओं को और अभिनेताओं को छोड़कर हम ज्यादा उसमें यकीन नहीं करते, और हम एक क्रिकेट मानसिकता से भी ग्रस्त लोग हैं इस देश में। बिल्कुल, ओवरडोज, मैं नहीं आगे कहता चलते हैं। क्रिकेट खिलाफ। बिल्कुल, जी। आगे चलते हैं। अभी एक और ऐसा गेम जिसके अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो है बैडमिंटन, और वहां पर है पीवी सिंधु, और साथ में साई प्रणीत, और एक है रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी की जोड़ी है वहां पर। बाकियों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पीवी सिंधु से उम्मीद है कि शायद वो भारत के लिए एक मेडल फिर से और जुटाने की कोशिश करेंगी। इसके बारे में कोई आपकी टिप्पणी? देखिए पीवी सिंधु ला सकती है मेडल, ला सकती है, लेकिन लाएगी ये हम नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता। मैं आपको, चूंकि सच्ची बात हो रही है तो सही बात करने में कोई हर्ज नहीं है। जापान की धरती पे हो रही है, और जापान के भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ के। नोमी कुहारा और ये सब, क्या नाम है, अकुनो यामागुची वगैरह बहुत हैं। तो और अब क्या विड्रॉल्स हुए हैं कोविड की वजह से, ये देखने लायक चीज होगी। क्या ड्रॉ मिला है वो देखने लायक चीज होगी। तो सिंधु का एक दिक्कत हो गई है कि जो कोचिंग जो पैटर्न में उसके साथ दिक्कत हुई है। जो कहते हैं कि
जो उसका हैदराबाद में कोचिंग कोच जो थे उसमें थोड़ी दिक्कत हुई, शायद क्या नाम है, जो नेशनल चीफ नेशनल कोच हैं पुलेला गोपीचंद, जो कि पहले ऑल इंग्लैंड चैंपियन भी रहे हैं, उससे शायद कुछ उतना कुछ मनमुटाव हुआ, क्या हुआ भगवान जाने। ऐसे हम आपको जानना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए कि पीवी सिंधु के पिता और माँ दोनों भारत का खेलों में नेतृत्व कर चुके हैं, दोनों। जी, तो, जी, तो वो उत्साह और वो कमिटमेंट अगर है तो शायद हो जाए। मैं एक जिक्र बैडमिंटन में जरूर करना चाहूंगा, साई प्रणीत के बारे जी, में। साई तो प्रणीत है। हम हाँ, वही क्वालिफाई करके गए, क्योंकि जो हमारे टॉप 2 प्लेयर और थे वो नहीं कर पाए क्वालिफाई। लेकिन मुझे लगता है क्या कि साई प्रणीत बहुत ज्यादा दूर तक बढ़ जाए तो अच्छा होगा, बढ़ जाए, लेकिन हमको थोड़ा इसमें शक है। मुझे हम भी शक है थोड़ा। आपका नजर एक वो सास्की राज और रांकी रेड्डी पे करना चाहते हैं, जी, जी, जी। चिराग शेट्टी और इनकी रेड्डी जोड़ी के है। ऊपर जी हाँ, जी हाँ, जोड़ी है। जोड़ी है। और ये जोड़ी एक समय में वर्ल्ड के नंबर 1 जोड़ी और नंबर 2 जोड़ी दोनों को हरा चुका है। हम्म। ये आपको जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, हरा चुका है। और ये चमत्कार लोग हो सकता उभरते है। जी हाँ, इसलिए अगर कोई किस्मत साथ दे दे, चमत्कार हो जाए, कुछ विड्रॉल हो जाए, तो उनमें वो मादा है कि किसी को मतलब किसी दिन हरा सकते हैं। मैंने तो जी, कई मैच देखे हैं उनके, जी। और वो चाइनीज प्लेयर्स चाहे वो इंडोनेशियन प्लेयर्स, सबके साथ एकदम बखूबी खेलते हैं। हाँ, हालांकि इंडोनेशिया के 1-2 प्लेयर हैं जिससे उनका मुकाबला बड़ा तगड़ा होता है, और हारते भी हैं ये। लेकिन अगर वो लोगों का थोड़ा सा दमखम रहा, किस्मत चला, क्या पता वो एक मेडल दिला दे हमें। जी। डबल्स तो पेयर जो मेन का है। बिल्कुल, अब आते हैं बॉक्सिंग पर। भारत के 9 प्लेयर हैं इसके अंदर। विकास कृष्णा 69 केजी, लवलीना 69 केजी, आशीष 75 केजी, पूजा रानी 75 केजी, सतीश कुमार 91 केजी, और यस मैरी कॉम जो शायद इंडिया का फ्लैग लेके चलेंगी और भारत के स्क्वाड के लिए। जाना पहचाना नाम आपको पता ही है, अमित पंघल 52 केजी में, मनीष कौशिक 63 केजी में, और सिमरनजीत कौर 60 केजी में। शायद मुझे लगता है कि इसमें बॉक्सिंग में कोई ना कोई मेडल भारत जरूर लाने की कोशिश करेगा। तो क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं बॉक्सिंग के अंदर आपकी नजर में सतीश जी? मेडल्स हमें लगता है 2 मिलेंगे, 2 बॉक्सिंग में मैक्सिमम 3। हाँ, मैक्सिमम 3। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। मैक्सिमम 3, मिनिमम 1, मिनिमम 1। जी, ऐसा नहीं हुआ कि हम मेडल लेस आएंगे, ऐसा नहीं जी। लगता है। चाहे बिल्कुल वो सही। अमित पांगल ले आए, चाहे विकास कृष्ण ले आए, या मैरी कॉम, लवलीना या सिमरनजीत, कोई एक दो कोई ना कोई लेके आएगा। तो मैंने कहा कि मिनिमम 1, मैक्सिमम 3, लॉ ऑफ एवरेजेस से कहें। चलिए। प्रोस्पेक्ट की जहां तक बात है, तो ये जो जो के जो बॉक्सर्स हैं, उसमें से आप एक नहीं 2 मेडल की भी उम्मीद कर सकते हैं, है ना? लवलीना है, मैरी पूजा रानी कॉम, है, मैरी कॉम है, और सिमरनजीत कौर, सिमरन, 4 है, 4। ये चारों मेडल ला सकते हैं, जी, चारों। मैं जी। ये कह रहा हूं, तो 4 में से मान लिया कि 2 नहीं लाएंगे, ये हिता होता ही ना, हार गए कुछ, लेकिन 2 तो आ सकते हैं। बिल्कुल। तो मैरी कॉम बहुत जबरदस्त लड़ती है, और कम अनुभव से है। कम हाँ, अनुभव है। अनुभव बहुत है, और इतने बार की वर्ल्ड चैंपियन रही है, और एक युग मतलब क्या कहें, वो महिला युग एक महिला है। हाँ, लेजेंड, बहुत लेजेंड। बड़ा लेजेंड। बिल्कुल, फिल्म भी बन चुकी है। तो मुझे लगता है वो और पूजा रानी भी अच्छा लड़ती है, लवलीना जी, को भी मैंने देखा है, जी। और सिमरन। ये दिल्ली में जब एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, तो उसमें मैंने भारतीय महिलाओं का की बॉक्सिंग देखी थी। तो मुझे लगता है कि इनमें 1-2 मेडल लाने का मादा है। इट डिपेंड्स ऑन द डे whom you are against and how do you fight, but I अब think they have a prospect अब one। चलते हैं अब 3 जहां तक छोटे। पुरुषों का बात है, तो अमित पंघल और एक ये विकास है, अपना आशीष विकास है। किशन। हाँ, विकास और मैं अमित पंघल को मानता हूँ। ये लोग कोई ना कोई एक मेडल, 1 या 2 हमें दिला सकते हैं इस बार, चलिए। ऐसा मुझे उम्मीद है। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, हम आपको बताते हैं। एक उसमें प्रोफेशनल बॉक्सिंग छोड़ के आया है,
प्रोफेशनल बॉक्सिंग छोड़ के आया। वो पहले एमेच्योर था, फिर प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में हम जानते हैं कि 8-10 राउंड का होता है, 10 राउंड का होता है, कितने राउंड का होता है, और वो उसमें बहुत स्टेमिना की जरूरत होती है। यहाँ पर आपके 3 राउंड होते हैं, तो जी, वहाँ 10 राउंड, यहाँ 3 राउंड, तो आपको पूरा देना है 3 राउंड में, ठीक है? तो वो एक भारतीय को फायदा उसमें हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा ये है कि अमित पांघल और एक और जो बॉक्सर है, मनीष कौशिक हैं। वो लोग, हाँ, ये सब में दम है। तो ये नहीं हम कहेंगे कि वो गोल्ड जीत जाएगा। अमित पांघल के बारे में तो कहते हैं कि वो गोल्ड भी जीत सकता है। विकास कृष्ण बहुत स्टॉकी बॉक्सर है, वो बहुत अच्छा लड़ता है, मैं देखा हूँ, आज से नहीं कब से देख रहे हैं। तो एक दो मेडल हम उम्मीद कर सकते अब चलते हैं छोटे-छोटे 3 गेम्स के ऊपर एक साथ में, इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग एंड गोल्फ। इक्वेस्ट्रियन में फवाद मिर्जा आ रहे हैं। ये शायद पहली बार फर्स्ट इंडियन इक्वेस्ट्रियन जो है क्वालीफाई किया है कभी लाइफ में 20 सालों में। फेंसिंग के अंदर भवानी देवी आ रही हैं, गोल्फ के अंदर अनिर्बान लाहिरी और आदित्य अशोक आ रहे हैं। ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनमें शायद पार्टिसिपेशन होगा और हम उत्साहित करने के लिए रहेंगे भारत का झंडा हाथ में लेके। भले ही टीवी के सामने बैठे हैं और लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। क्या इनमें से किसी की कोई उम्मीद नजर आती है आपकी, इक्वेस्ट्रियन में, फेंसिंग में, हैं। गोल्फ देखिए, के अंदर? हम देखिए गोल्फ से शुरू करते हैं। अनिर्बान लाहिरी और अदिति अशोक जी, एक्सपीरियंस्ड गोल्फर्स हैं। अदिति अशोक तो लगने लगा था कि कहीं रियो में वो मेडल न ले आए जब शुरुआत हुई थी, तो लेकिन ये सब किस्मत की बात है। मुझे नहीं लगता कि अब आप बड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि मेडल आ जाएगा। बस हम ये चांस ही है, इसलिए मैं कोई इसमें प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। किस तरह से आपके स्ट्रोक लगे, कहाँ गए, कहाँ आपने ये किया, वो बहुत कुछ, कैसा कोर्स है, ये सब कुछ निर्भर करता है। तो मुझे बहुत गोल्फ के बारे में हम ये नहीं कह पाएंगे कि एक मेडल पक्का है, ठीक है। और अब फेंसिंग और आपने इक्वेस्ट्रियन पूछा तो फेंसिंग दरअसल। के बारे में। जी, हाँ, अब चलिए ना, मैं फेंसिंग पे आता हूँ, भवानी देवी के ऊपर। जी, भवानी देवी को मैं कहूंगा कि वो चमत्कार है हिंदुस्तान के लिए, कि आज तक फेंसिंग में कोई हुआ ही नहीं। और भवानी देवी तमिलनाडु की हैं, और उनका प्रविष्ट कर जाना ही, क्वालिफाई कर जाना फेंसिंग में, जी, यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमें नहीं लगता कोई मेडल वेडल तो कुछ नहीं, बस एक पार्टिसिपेशन ही हमारा भारत का झंडा है उसमें, इसको हम ये कहेंगे। अब एक चीज जो इक्वेस्ट्रियन, इक्वे इक्वेस्ट्रियन, हाँ, फवाद देखिए मिर्जा। इक्वेस्ट हाँ, फौज मिर्जा इक्वेस्ट्रियन में, फौज मिर्जा एक ऐतिहासिक देखे तो एक घोड़ा पालने वाले परिवार से, ये कर्नाटक के हैं। और मैं सुना है मैंने कि इनके घर में 18 घोड़े हैं, है ना। जी, और मतलब आप समझिए कि ही इज अ रेवलेशन एंड ही कैन बी अ प्रोडिजी एंड ही कैन डू वेरी वेल। यू डोंट नो कि मतलब हो सकता है कि आपको चमत्कार दे दे टोक्यो। ये मैं एक, कहते हैं ना कि एक तुरुप का पत्ता, तिलिस्म, या एक क्या बोलते हैं, ऐसे ही अटकल लगाना, वाइल्ड कार्ड। फौज मिर्जा। हाँ हाँ जी, वाइल्ड कार्ड। हाँ, वाइल्ड कार्ड कह सकते हैं। नहीं, वाइल्ड कार्ड तो नहीं कहेंगे। वो फवाद मिर्जा ने पिछले सिल्वर एशियन गेम्स में भी 2 सिल्वर मेडल जीते थे। तो यहाँ पे जो हुआ था, मेरे ख्याल से कहाँ पे हुआ था पिछली दुआ बार, करेंगे कुछ जकार्ता में। चमत्कार हो हाँ, जाए। हाँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा है, इसमें चमत्कार से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बोरा साहब, कि उसका खेल जो है, उसका जो घोड़ा है, और वो जो हर्डल्स पार करता है, वो हमने देखा है, बहुत स्मूथ है। तो हो सकता है कि निकाल ले जाए कुछ न कुछ, कहीं पता नहीं। और इसमें तो ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से निकाले तो कहीं गोल्ड ही न मार दे। तो मैं तो चलिए, वाइल्ड कार्ड, आपने जैसा कहा वही सही है। मान लीजिए एक उम्मीद की किरण रहती है, हम लोग तो स्पोर्ट्स बफ हैं, तो हम लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोग नजर नहीं दे रहे हैं। कहीं वो एक मतलब आश्चर्य कर दें। यू नेवर नो, मतलब यू कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, बट यू नेवर नो, ही कैन डू इट एंड ही कैन डू इट। तो एक ये और। इक्वेस्ट्रियन में है, जी, इक्वेस्ट है, वह करते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात कि मतलब
वो घोड़ों के बीच में ही जीते। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका पूरा घर ही जी, जो है घोड़ों से भरा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अब हस्बैंड सॉरी फादर हिंदू है, मैं फादर मुस्लिम है, माँ हिंदू है, और ऑब्वियसली माँ ने धर्म बदल लिया हुआ, तो बड़ा ही एक जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन है उनके रूप में भारत का, और वो चलिए भी अगले इक्वेस्ट्रियन में, जो कि एक आप एलिट स्पोर्ट्स मान सकते हैं। मिलिट्री वाले भी खेलते हैं और राजा महाराजा भी खेलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो पोलो उसी के अंदर आता है, लोग घोड़े से खेलते हैं वो। अगला एक छोटा गेम भारत के लिए छोटा है, बाकियों के लिए बहुत बड़ा है, अच्छा, जिम्नास्टिक्स मैं एक जिसमें। बात बता दूं, फाउद मिर्जा के, एक मिनट, फाउद मिर्जा के दादाजी, मोस्ट प्रोबेबली दादाजी, वो एक 6वीं कैवेलरी, जो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा में वो जो घोड़ों का दस्ता चलता है, उसके कमांडर थे। जी, ओह! चलिए अच्छी बात है, तो घोड़ों से पुरानी उनकी देखा जाए तो सारा रिश्ता है। एक और छोटा स्पोर्ट्स भारत के लिए छोटा, दुनिया के लिए बड़ा, जिम्नास्टिक्स। सिर्फ भारत की एक प्रणति नायक है जिसके अंदर भाग ले रही हैं, एक इवेंट है जिसके अंदर वो भाग लेंगी। देखते हैं क्या हो सकता है कि कोई बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन उम्मीद प्रणति से क्या कर की जा सकती है? कोई जिम्नास्टिक में उम्मीद है क्या सर? जी, फिर से आप जिम्नास्टिक में सवाल उठाएं, क्योंकि बगल में जहाँ हम बैठे हैं वहां पर कोई आवाज आ रही थी। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, जिम्नास्टिक फिर से पूछिए। जिम्नास्टिक के अंदर भारत नहीं की एक नहीं नहीं, एंट्री कोई है। चांस नहीं, कोई चलिए, चांस नहीं। पिछले बार चांस था दीपक कर्माकर से, जो प्रोदनोवा वोल्ट करती थी जान पे जोखिम लगा के। इस बार प्रणाति नायक नाम की लड़की अंतिम समय में क्वालिफाई की है, बस क्वालिफाई ही करना न्यूज है, और कोई न्यूज नहीं। अब हालांकि हॉकी के ऊपर हमने विस्तृत प्रोग्राम किया है मीररंजन नेगी के साथ, आप देख ये सकते लंबा हैं। हो अब जाएगा, आप हॉकी पे अलग से कीजिए, जी, तब हॉकी पे पूरा अब चलते मैं हैं, हॉकी पे तो बहुत। हॉकी छोड़ देते हैं फिलहाल। चलते हैं जूडो के अंदर, एक है सुशीला देवी लिम्बाराम, और रोइंग के अंदर अर्जुन जाट और अरविंद सिंह। जूडो और रोविंग। उम्मीद कम ही है। चांस कम है, जानता हूं, मैं रोइंग भी बहुत समय से देख रहा हूं। जी, चांस कम है, चलिए, चांस कम है। चलिए लेकिन इस सेलिंग। बार का कोविड के समय में टोक्यो में जो विड्रॉल्स हैं, विड्रॉल्स भी बहुत हुए हैं, और बहुत सारे इंडिया को क्वालिफिकेशन अंत दिनों में मिले हैं। पिछले हो सकता है कुछ दिन को 4 दिन पहले मिल गया हो, क्योंकि वो विड्रॉ कर गया, रैंकिंग में था इंडिया वाला, उसको मिल गया। देखना होगा क्या टाइमिंग निकालते हैं, कैसे क्या है, अब देखना आप पड़ेगा। कुछ खास उम्मीद नहीं, बस इसमें रिप्रेजेंटेशन वेरिड गेम्स में इंडिया का हो रहा है। और कभी सिर्फ हॉकी के नाम से जो जाना जाता था भारतीय टीम, ये एक बहुत अच्छी बात है। और शायद इसको अगर अपॉर्चुनिटी माने, और जो ओलंपिक प्रोग्राम चल रहा है, खेलो इंडिया का प्रोग्राम चला, फिर पहले राजवर्धन सिंह राठौर के समय में एक टॉप स्कीम चला, अगर वो सब कुछ जो अभी इससे पहले जो खेल मंत्री थे, जो अब कानून मंत्री बन गए, किरेन रिजिजू, और अभी भी जो बने हैं वो खेलों से जुड़े ही खेल मंत्री हैं, अनुराग सिंह ठाकुर। तो ये सब मिलके कुछ अच्छा करें, थोड़ा पोलिटिसाइजेशन ऑफ ओलंपिक बॉडीज, खेल फेडरेशन, ये सब को बंद करे, और एक प्रोफेशनली ढंग से करे, तो ये है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बाकी जो जिन खेलों का आपने जिक्र किया, अभी उन खेलों में सेलिंग, भारत रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी सेलिंग है। बात है। सेलिंग और में भी कोई शायद लगता है बाकी बड़ी चांस बात। लगता नहीं है। एक एक गेम जी सेलिंग भी है जिसमें 3 प्लेयर हैं भारत के, विष्णु, नेत्रा और गणपति हैं। कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ एक गेम है जिसके अंदर उम्मीद मुझे लगता है शायद हो सकती है। वो है टेबल टेनिस एक्चुअली। टेबल टेनिस और टेनिस, टेबल टेनिस से थोड़ी सी उम्मीद लग रही है इस टाइम, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें शरद कमल वगैरह बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है टेबल टेनिस में मनिका बत्रा भी है, शायद कोई एक छोटा सा मेडल आ जाए टेबल टेनिस के अंदर। और टेनिस के अंदर सानिया मिर्जा है वहाँ पर। देखिए, टेबल टेनिस में है तो बहुत मुश्किल, लेकिन जी, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने टीम इवेंट में जी, जो मेडल जीता, जी, वो एक बड़ा ही सुखद आश्चर्य था। उसमें शरद कमल, साथियान, जी, साथियान थे, जी, साथियान, जी। और मनिका बत्रा, हाँ, साथियन जो गाना दिल्ली की, शेखरन अभी अभी भी है वो। हाँ 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 है। तो मुझे सुतीर्था कभी सुतीर्था कभी, मुखर्जी भी है। हाँ हाँ हाँ, है ना, है ना। तो
टेबल टेनिस में बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। कोई चमत्कार हो जाए तो शायद शायद, और फिर बार बार कहूंगा, शायद कोई एक मेडल हो जाए। उनका परफॉर्मेंस कैसा इंडियन टीम कंटिजेंट का रहता है, ये सिर्फ देखने लायक चीज होगी। बाकी तो आप ऐसे देखिए, लोगों का उन्माद भी बढ़ाया जाता है कि भैया इस बार ये मेडल लाएंगे, वो मेडल लाएंगे। रियलिस्टिक चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन पता नहीं, चलिए अगर हो चलिए, जाए कोई तो बात नहीं। बहुत अच्छी बात अगले है। गेम में चलते हैं। सानिया मिर्जा शायद डबल्स में कुछ कर जाए, वक्त बताएगा, क्योंकि नहीं नहीं, काफी समय से सानिया उन्होंने भी मिर्जा अच्छा भी गेम खेला अगर नहीं है वो। विड्रॉल है तो सानिया मिर्जा भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर पहली महिला खिलाड़ी थी टेनिस की। उनका शायद जो जोड़ी बनाई गई है वो किसके साथ है, अंकित भांबरी, पता नहीं, हमको याद नहीं है। लेकिन अंकिता अंकिता रैना। रैना, हाँ वो तो लड़की है, हाँ। तो अंकिता रैना अच्छा खेलती है, मैंने देखा है उसको। उम्मीद आप रखिए। बात देखने के लिए तो अच्छा है कि आप गेम देखें, भारतीय हैं, अच्छा है। लेकिन आप उम्मीद बहुत करें तो मुझे नहीं लगता है कि आपको हमें ऐसे ही बेकार मतलब का, फालतू का उम्मीद रखना चाहिए। वी शुड बी प्राउड कि हाँ, वो लड़की आई, मदर बनी और फिर से वापस आई, फिर से क्वालिफाई की। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। ये हम इसको ज्यादा, हम में, हाँ, आपने एक नाम छोड़ दिया बोरा साहब, वो सुमित नागल का है। सुमित नागल का मैं नाम वो, आ रहा था, अभी उसका लेने लगा अच्छा था। है, लिस्ट है मेरे पास अच्छा, पूरी। तो वो सिंगल्स में आ रहे हैं। सुमित ना हाँ, सुमित नागल पर मैं, मेरी नजर है, बस मैं इतना ही कह सकता। चलिए ठीक है, अब लास्ट के प्रोग्राम के एंड में हम आते हैं लास्ट के दो गेम्स पर, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। वेट लिफ्टिंग में सिर्फ एक है भारत की ओर से, मीरा बाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग के अंदर है और 49 केजी वेट के अंदर वेट लिफ्टिंग करेंगी। और रेसलिंग, जो कि हमारे 7 रेसलर हैं उसके अंदर टोटल मिला के, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। सीमा बिस्ला 50 केजी, विनेश फोगट से कुछ उम्मीद हो सकती, 53 केजी बड़ा नाम है। अंशु मलिक 57 केजी, सोनम मलिक 62 केजी, रवि कुमार दाहिया 57 केजी, बजरंग पूनिया भी एक नाम अच्छा है 65 केजी, और दीपक पूनिया 86 केजी। मीराबाई चानू पहले, कुछ क्या उम्मीद नजर आती है इस पर? देखिए, 24 को तिरंगा फहरेगा पहली बार टोक्यो में। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, 24 को। जय हिंद। उसमें चानू का भी इवेंट, मीराबाई चानू का इवेंट भी उसी दिन है। जी और उसी दिन शूटिंग में सुबह सुबह जो होता है जी। वो है। तो उस दिन तिरंगा जो है आप देखेंगे, और बीच में तिरंगा सबसे पहले ऊपर जाता है कि 2 नंबर पर जाता है या 3 नंबर पर ऊपर ठहरता है, ये देखने लायक चीज होगी। शाम लेकिन को 24 तारीख 24 को को जब शो करेंगे, शाम को जब शो करेंगे, तो ये बातें हम उनको याद करेंगे। ये आपने पहले से ये कहा हुआ है इस वक्त तो। मीराबाई चानू से बहुत उम्मीदें हैं बोहरा साहब। इस बार बहुत उम्मीदें हैं। रियो में थोड़ा मामला गड़बड़ा गया था, शी कुड नॉट लिफ्ट, उस समय उसका नॉन स्टार्टर हो गया था। तो ये चांस इस बार का है। मीराबाई चानू से बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है कि इस बार वेट लिफ्टिंग में एक आध और कोई मेडल मिल सकता है। अब चलिए ये, आते हैं बिल्कुल अंत में। अब रेसलिंग के जो मैंने 6-7 नाम बताए हैं, क्या इनमें बजरंग पूनिया या विनेश फोगट, कोई इनमें से कोई नाम हो सकते हैं जो मेडल लाएं भारत के लिए? मुझे लगता है इस बार रेसलिंग से 3 मेडल निश्चित रूप से आएंगे। 3 मेडल आएंगे। दर्शकों देख 3 लीजिए, मेडल ध्यान में रखिएगा, सतीश जी ने बताया, बड़े मैं जानकार हैं। ऐसे ही बोल रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं जो परफॉर्मेंस रहा है, जो रैंकिंग है, जो प्रदर्शन है, जो माहौल है, इन आधार पर आकलन करके मैं कह रहा हूँ कि विनेश फोगाट, जी उसका भी रियो एक डिजास्टर ही रहा था। वहां साक्षी मलिक को तो मिल गया था भाई, जी। और लेकिन विनेश का तो पैर ही खराब हो गया था, वो देख रहा था मैं। विनेश फोगाट से आप उम्मीद रखिए, और मतलब बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया से भी उम्मीद रखिए, और एक दो और जो मेल रेसलर हैं सीमा बिस्ला है, उनसे भी आप उम्मीद अंशु मलिक है, रखें। सोनम मलिक है,
दीपक पूनिया भी है, रवि कुमार दाहिया है। तो दीपक पूनिया से भी आप उम्मीद रखिए, दीपक पूनिया से उम्मीद रखिए, निश्चित रूप से रखिए। और चलिए, ये जो महिलाएं हैं उसमें से आप एक दो और उम्मीद निश्चित रूप से रखिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ एवरेज के आधार पर कि 3 मेडल इस बार भारत को मिल सकते चलिए, बहुत रेसलिंग। खुशी की बात है और हम इसी उम्मीद के साथ आगे भी बढ़ेंगे कि जब हम 24 तारीख को पहला शो लेके आपके पास आएँगे, खासतौर से पहले दिन का खेल जब समाप्त होगा, तो हम आपको बताएँगे कि भारत ने कितनी सफलताएँ उस दिन हासिल की हैं और तिरंगा कहाँ-कहाँ लहराया और कहाँ चूक गया तिरंगा लहराने से, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ओलंपियन ट्रैकर जो सतीश के सिंह जी के साथ था, जो कि खुद एथलीट रहे हैं, खेलों के बड़े जानकार हैं और इस टॉक शो की श्रृंखला में खास तौर से ओलंपिक ट्रैकर के अंदर लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करेंगे और आज भी आपके सामने बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं, जो शायद किसी और प्रोग्राम में, किसी और चैनल पे आपके सामने ना आ पाएँ। थोड़ा हमने इतिहास भी देखा और थोड़ा आज जो आने वाला है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 उसको भी देखा। दर्शक मित्रों, आभार व्यक्त करेंगे और सतीश जी से कहेंगे कोई आखिरी टिप्पणी आप। आखिरी टिप्पणी यही है, मैं तो आप समझिए कि कह रहा था आपसे कि 1980 से देख रहा हूँ, इसी उम्मीद में देखता हूँ कि सारे देखता हूँ, CWG भी देखता हूँ, एशियन गेम्स भी देखता हूँ, नेशनल चैंपियनशिप भी देखता हूँ, बहुत सारी चीजें देखते रहता हूँ, ओलंपिक का वीडियोस देखता हूँ, ओलंपिक सारे देखे हैं। यही उम्मीद करता हूँ कि ये भारत की जनमानस में ये बात घर करे कि किस तरह से अमेरिका में खेल उठा, उन्होंने अपना झंडा पताका गाड़ा, सुपर पावर रहा, सुपर पावर खेलों का भी हुआ, रूस के साथ भी यही बात है, चाइना के साथ भी यही बात है। तो मैं उसी पल का, उसी उम्मीद से मैं अपनी तरह से अपने लेवल तक एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता हूँ और मैं इन खेलों को जीता हूँ। मैं किसी अन्य खेल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन भारतीयों का जो इतने जद्दोजहद से, गरीबी से, बहुत तकलीफ से खेलों के प्रति जज़्बा दिखाते हैं कि भाई अगर आप लैपटॉप नहीं दे सकते, मान लीजिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते, अरे कम से कम कुछ खेल का माहौल तो और बढ़िया बनाइए, कुछ हुआ है। तो उससे एक खेलों में भारत बहुत आगे जा सकता है। बोरा साहब, बिल्कुल, बिल्कुल, खेलों में भारत बहुत आगे जा सकता है, बिल्कुल सही कहा लेकिन आपने। तो उसके लिए एक मूवमेंट चलना चाहिए देश के अंदर, जो महाराजा पटियाला, महाराजा नवानगर, महाराजा टाटा टाटा जी ने, जमशेद दोराबजी टाटा ने, इन लोगों ने जो मिलकर एक भारत का खेलों में जो एक जर्नी शुरू की, जबरदस्त तरीके से शुरू की, वो बीच में कहाँ खो गया, क्यों खोया? इन कारणों का ध्यान में रख के सारी चीजें को ठीक करना चाहिए और ये सोच सकें कि खेलों से भी सुपरस्टार बना जा सकता है, नहीं तो फिर बिल्कुल बनते 2-3-4 हैं, सांसद कैसे हो बिल्कुल गए? बनते हैं। 2-4 सांसद कैसे हो गए? बिल्कुल, इस बिल्कुल, फिल्मकार कैसे हो गए? खेलों से हुए हैं ना, बिल्कुल, खेलों से भी बिल्कुल, 5-7-10 हुए हैं। तो बिल्कुल हमको हुए। लगता है कि खेल को एक बहुत अहमियत देना चाहिए। वो स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा है, वो करियर के लिए अच्छा है, वो आमदनी के लिए अच्छा है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और भारत के मान-मर्दन के लिए, महिमा मंडन के लिए, भारत के वर्ल्ड पावर के रूप में उभरने के लिए भी बहुत अच्छा है और बिज़नेस की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम सबसे पहले पूरे के पूरे भारतीय स्क्वाड को शुभकामनाएँ देंगे, अपने चैनल की ओर से, हमारी ओर से कि बहुत अच्छा करें। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएँ हमारे पूरे इंडियन स्क्वाड के साथ हैं कि भारत का तिरंगा आकाश में लहराएँ, जन गण मन का वहाँ पर गान हो, गोल्ड मेडल हो और इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे आप सबसे आज्ञा और 24 की रात को आपसे मिलेंगे। 24 को क्या होता है टोक्यो में पहले दिन। तो दोस्तों, हमें दीजिएगा विदा। जय हिंद। जय हिंद।